हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में किस तरह का आगे का एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, अगर आपको ये पहले से ही पता चल जाए, इट बिकम्स रियली ईज़ी, राइट? सो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ आई एंड आईएफएस मॉड्यूल सी एंड डी, व्हिच आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। अब ये रिपीटेड क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ के हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन हो जाएगा क्या? कितने डेप्थ में हमें इन रिपीटेड क्वेश्चंस को करना है एंड इज दिस इनफ? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस सेशन में मिलेंगे, सो प्लीज डू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। इस एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आई एंड आईएफएस के मॉड्यूल सी एंड डी में हम देखते हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट कैन बी द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, नॉट जस्ट जेआईबी बट फॉर दैट सेक एनी एग्जाम को क्लियर करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाई वेटेज टॉपिक्स उसमें से कौन से एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कौन से, इन चीज़ों को आपको थोड़ा अगर आइडिया है तो बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड जेआईबी एग्जाम में दिस थिंग बिकम्स मोर रिलेवेंट बिकॉज क्वेश्चंस एक्चुअली रिपीट होते हैं एग्जाम में। ओके, तो जो टॉपिक है उस टॉपिक से एंड कई बार सेम क्वेश्चन भी आ जाता है या फिर वो उसी क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर नीचे करके एग्जाम में आ जाता है, तो टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स, यू गेट टू नो विच आर सच टॉपिक्स विच हैव अ हाई चांस ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जाम। ओके, तो आई एंड आईएफएस के रिपीटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हियर यू कैन सी जो बैंक नेशनलाइजेशन है मॉड्यूल सी में द फर्स्ट चैप्टर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया? 1969 में इनमें से कौन सा बैंक जो है नेशनलाइज नहीं किया गया था, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहाँ दो बार नेशनलाइजेशन हुआ है बैंक्स का, 1969 एंड 1980 में। तो 1969 में जो नेशनलाइजेशन किया गया है 14 बैंक्स का किया गया। इन 14 बैंक्स का क्राइटेरिया था कि एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीज शुड बी देयर डिपॉजिट अमाउंट, की उनका डिपॉजिट अमाउंट एटलीस्ट 50 करोड़ होगा, देन दे विल बी मेड पब्लिक सेक्टर। इसी तरीके से 1980 में इफ द डिपॉजिट अमाउंट इज 200 करोड़ दे विल बी मेड पब्लिक सेक्टर। तो ये 6 बैंक्स जिन्हें नेशनलाइज किया गया, 14 बैंक्स है जो 1969 में नेशनलाइज किए गए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेशनलाइजेशन का पूरा सीन चला है। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969, ये पूछा जा रहा है। कई सारे बैंक्स का लिस्ट है एंड दीज बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड, बट आंध्रा बैंक जो है 1980 में नेशनलाइज किया गया है, पब्लिक सेक्टर बनाया गया है। So this is an important list and you should know about it. So option C would be the right answer over here. The Allahabad Bank, Bank of Maharashtra, Bank of Baroda were nationalized in 1969, but Andhra Bank in 1980. It is one of the 6 banks. If a person joins Bank of India in 1960, the 1960 में Bank of India was actually a private bank. ठीक है, private bank था एंड ट्रांसफर्स टू न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1975। अब ये बैंक ऑफ इंडिया को 1969 में पब्लिक सेक्टर बनाया गया था एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मेड पब्लिक सेक्टर इन 1980। तो इस समय 1975 में ये भी एक प्राइवेट बैंक था। तो इस तरीके से ये जो प्राइवेट बैंक था उसमें ज्वाइन किया एंड ट्रांसफर कर लिया इनटू अनदर बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विच इज अगेन अ प्राइवेट बैंक। तो दिस मूवमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश, किस कहां से कहां का मूवमेंट है ये पर्टिकुलर थिंग ये पूछा जा रहा है। तो यू कैन सी प्राइवेट बैंक टू प्राइवेट बैंक, सी शुड बी द राइट आंसर। दिस ऑप्शन शुड बी पब्लिक टू प्राइवेट। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक टू प्राइवेट बैंक, क्योंकि जब ये नेशनलाइज किया गया था इन 1969, उससे पहले बैंक ऑफ इंडिया वाज अ प्राइवेट वन। 1975 का ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज अ प्राइवेट वन। सो द ट्रांसफर इज फ्रॉम प्राइवेट बैंक टू प्राइवेट बैंक। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, मई 2023 में एंड जून 2024 में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम टॉपिक से पूछा गया है। व्हाट्सएप पे इज व्हाट? ठीक है, तो यहाँ पे फिनटेक एंड टेकफिन का कॉन्सेप्ट है। फिनटेक में सबसे पहले वी कैन से कि फाइनेंशियल सर्विस, दिस कम्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी, देन दे आर नोन एज द फिनटेक कंपनीज। ठीक है, अब ये फिनटेक कंपनीज एक्चुअली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक पेटीएम एंड योर फोन पे वगैरह आपके फिनटेक कंपनीज है। अब टेकफिन इज, पहले तो ये सम टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं
एंड दे हैव अ साइड बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। तो मेजरली टेक्नोलॉजी है एंड देन फाइनेंशियल सर्विस, तो दे आर कॉल्ड टेकफिन। लाइक यू हैव गूगल, व्हाट्सएप क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट्सएप इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी एंड देन इट इज प्रोवाइडिंग अ साइड बिजनेस टाइप का फाइनेंशियल सर्विस, so दैट इज कॉल्ड अ टेकफिन, ठीक है। तो टेकफिन कंपनी, फिनटेक कंपनी मैंने बता दिया। नियो बैंक्स आर दोस्त विच आर ओनली डिजिटल, ठीक है, ओनली डिजिटल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नियो बैंक्स आर ओनली डिजिटल, डिजिटल खाली इनका एक्टिविटीज है, कोई फिजिकल ब्रांचेस इनके नहीं होते। लाइक पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो दीज आर ओनली डिजिटल, ठीक है, इनका आप फिजिकल ब्रांचेस नहीं देखेंगे। एंड अगर देख रहे हैं तो दे आर नॉट नियो बैंक, ठीक है। तो अगर एसबीआई की बात करें, फिजिकल ब्रांचेस एंड ऑनलाइन सर्विसेज भी है, तो इट इज नॉट अ नियो बैंक। एंड नियो बैंक्स आर जनरली कॉल्ड बीएनपीएल एंटिटीज, यानी कि बाय नाउ पे लेटर एंटिटीज, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फिनटेक, ये पूछा जा रहा है। फिनटेक कोई ऑनलाइन सर्च इंजन है? नहीं जी, बिकॉज ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली पेटीएम, फोन पे, दीज आर नॉट ऑनलाइन सर्च इंजन। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग, दोनों चीजें ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दीज कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनटेक, ठीक है। तो 2 and 3 ओनली, बी विल बी द correct answer in this regard. Okay, now moving ahead, as per section 4 of RBI, paid up capital RBI का कितना है? तो RBI के डिफरेंट जो सेक्शंस है उनमें से इनिशियल सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। RBI के सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि इसका पेड अप कैपिटल कितना। द आंसर इज बी, 5 करोड़ रुपीस जो है इसका पेड अप कैपिटल है। एंड इफ यू नो, सेम पेड अप कैपिटल LIC को एस्टैब्लिश किया गया था इन 1956। At that time also initial capital money जो यूज किया गया था that was 5 करोड़ only. Now in this also you can see RBI Act से एक क्वेश्चन है, the Reserve Bank of India dash local boards in India, ठीक है। तो 4 डिफरेंट रीजन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि 4 रीजन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो 4 रीजन में 4 डिफरेंट लोकल बोर्ड्स आपके एस्टैब्लिश्ड है। दीज आर लाइक लोकल ऑफिसेस इन दिस 4 रीजन। ईच लोकल बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस आपको सेक्शन 9 ऑफ आरबीआई एक्ट में देखने को मिलेंगे। ईच लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोकल बोर्ड, और ये आरबीआई के लोकल बोर्ड कितने हैं ये पूछा जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 4, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिनिमम लोन साइज फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस अंडर सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन सिडबी स्माइल, इसके अंडर मिनिमम लोन साइज कितना है ये चीज पूछी जा रही है। सिडबी स्माइल के अंडर मिनिमम लोन साइज की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी दिस अराउंड 10 लाख रुपीज। डायरेक्ट लोन फैसिलिटी सिडबी प्रोवाइड करता है टू एमएसएमईज, तो दे टेक द डायरेक्ट लोन। तो इसमें एक इनिशिएटिव है सिडबी स्माइल इनिशिएटिव, तो इसमें मिनिमम लोन साइज कितना है ये चीज पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज द 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लोन इनिशिएटिव है। दिस इज फॉर द इक्विपमेंट फाइनेंस, ठीक है। इक्विपमेंट फाइनेंस के अलावा किसी और चीज के लिए अगर लोन सिडबी स्माइल के थ्रू चाहिए तो 25 लाख रुपीज जो है मिनिमम लोन साइज है, बट इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए 10 लाख। अब अक्टूबर में सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, लेट मी टेल यू दिस सिडबी स्माइल एक्चुअली इज अ इनिशिएटिव फॉर 10 इयर्स का लोन प्रोवाइड करने के लिए। Sorry, which one of the following facilities extended by SIDBI can be for a period of up to 10 years? तो actually the correct answer is Smile Initiative. Equipment Finance 6 years है, ये 2 to 5 years, ये वाला भी, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। सिडबी स्माइल इनिशिएटिव मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था 2023 में। तो रिपीटेड क्वेश्चन यू कैन सी, स्माइल इनिशिएटिव याद रख लीजिए। एंड सेम क्वेश्चन अगेन मई 2023 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है कि एज पर द आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अभी माइक्रो फाइनेंस लोन एक्चुअली क्या होता है, आरबीआई ने ये चीज डिफाइन किया है। माइक्रो फाइनेंस लोन मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन इज प्रोवाइडेड, एंड ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? टू द पीपल हु हैव अ वेरी लो इनकम। तो लो इनकम कैसे असेस किया जाएगा? उनका एनुअल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 लाख रुपीज, ठीक है। 3 लाख रुपीज से कम का उनका एनुअल इनकम होना चाहिए, एंड ये लोन कोलेटरल फ्री लोन होता है, ठीक है। तो कितना से कम होना चाहिए चीज पूछा जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज 3 लाख रुपीज, ऑप्शन ए, ठीक है। दैट इज योर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक तो नॉन प्रॉफिट होते हैं, यहाँ पर यू नो कि
ये ट्रस्ट के फॉर्म में या सोसाइटी के फॉर्म में एस्टैब्लिश्ड होते हैं। देन वी हैव द म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि एक कोऑपरेटिव के जैसे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस। एंड देन वी हैव द थर्ड वन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर एनबीएफसी। तीनों में से आरबीआई सिर्फ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकता है। अ फ्यू थिंग्स अबाउट माइक्रो फाइनेंस। द नेक्स्ट वन एनएआरसीएल एंड डेट, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड का ही एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो एनएआरसीएल इज एक्चुअली द बैड बैंक, जिनको जो जनरल बैंक्स है वो अपना एनपीए पकड़ा देते हैं कि टेक माय एनपीए, एंड द मिनिमम लोन साइज फॉर द एनपीए शुड एक्चुअली बी 500 करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट होगा, देन ओनली दिस एनपीए विल बी टेकन। अब ये एनपीए अगर बैंक ने ये इसको पकड़ा दिया है कि भाई प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एनपीए, तो ऐसे केस में 500 ऐसे केस में क्या होगा, ये 500 करोड़ या उससे ज्यादा का, लेट्स से 1000 करोड़ का ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो पकड़ाने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पकड़ाना? इसका मतलब होता है कि इट इज बीइंग सोल्ड टू दिस पर्टिकुलर एनएआरसीएल, ठीक है। एनएआरसीएल एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको सेल किया जा रहा। अभी ये इसमें से कितना अमाउंट बैंक को वापस मिलेगा, तो 15% अमाउंट इज रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर बैंक, 150 करोड़ रुपीस, एंड 85% अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी रिसीट के फॉर्म में एक कागज दे देगा, एंड उस कागज में लिखा हुआ होगा कि भाई वी विल बी पेइंग दिस मनी लेटर ऑन वंस वी हैव एक्सट्रैक्टेड द मनी आउट ऑफ योर लोन, ठीक है। तो वो चीज, तो एनआरसीएल ये करेगा कि इसको बाय कर लेगा। देन आईडीआरसीएल एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ दिस एंड ट्राइज टू टर्न इट अराउंड, ठीक है। तो वो लोन का जो पूरा वसूलना है पैसा, वो सारा चीज आईडीआरसीएल का काम होता है। तो आईडीआरसीएल इसे टर्न अराउंड करने की कोशिश करता है, एंड आईडीआरसीएल एक्चुअली ट्राइज टू सेल दिस पर्टिकुलर लोन या उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो आईडीआरसीएल इज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नाउ एनआरसीएल एक्चुअली एक ऐसा एंटिटी है विच इज हैविंग 51% या उससे ज्यादा का पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर होल्डिंग इसमें होता है, ठीक है। और दैट इज वाई दिस इज अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी। वेल आईडीआरसीएल में 49% तक ही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह का होल्डिंग, तो इट इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 एनआरसीएल हैज बीन सेट अप बाय बैंक्स टू एग्रीगेट एंड कंसोलिडेट stressed assets for their subsequent resolution. Absolutely yes. IDRCL is a company operational entity which will manage the asset and engage market professionals and turnaround experts. Yes, NARCL public sector banks will hold 51% of the equity capital. IDRCL public sector banks will hold 49% of the capital. ये चारों ही चीजें यहाँ पर सही है. That is why 1, 2, 3 and 4 D would be the right answer. Now similar question, concept of bad bank in India मई 2023 में is to have National Asset Reconstruction Company Limited coupled with a debt resolution company. तो coupled with a debt resolution company कौन सा है? IDRCL, India Debt Resolution Company Limited. Option A is the right answer. देख सकते हैं repetition. Now which among the following are the recommendations of नरसिम्हन कमेटी? तो 1991 में इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. इसके बाद नरसिम्हन कमेटी को बैठाया गया कि प्लीज लेट अस नो कि व्हाट कैन वी डू to come out of this particular financial crisis. So Narasimhan committee gave its recommendations, and one of the recommendation was main recommendations were with respect to banks कि बैंक का एक 4 tier hierarchy structure होना चाहिए. यानी कि बैंक्स को अगर आप देखो, cooperative banks का एग्जांपल अगर हम लें तो there is a state cooperative bank, below that we have the district central cooperative bank, and there is village level पे we have the प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एंड एट द अर्बन लेवल पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. अब ये 3 टायर स्ट्रक्चर है. ऐसे ही ऑल द बैंक्स का 4 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक सेंट्रल लेवल पे ये ऐसा करके बताया गया. यस, फेज रिडक्शन इन द SLR, ठीक है. SLR का अगर आप लिमिट देखो 25 to 40% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऐसा था. ये 25% का लोअर लिमिट तो हट गया, बट हायर लिमिट 40% है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, यानी कि जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आ रहे हैं उसका परसेंटेज होता है ये. तो ये काफी हाई था पहले, ये 25 से ऊपर ऐसा था, तो इसको रिड्यूस करना है. तो आज के डेट में दिस हैज कम डाउन, ठीक है. 10% ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो फेज्ड अचीवमेंट ऑफ 10% तो कभी भी कहा ही नहीं गया है पूरे दुनिया में. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द कितना अब बैंक एसेस करेगा हमारा, उसका रिस्क वेटेड एसेट कितना है, एसेट्स में रिस्की एसेट्स कितने हैं वो एसेस करेगा. लेट्स से 100 रुपीज के रिस्की एसेट्स है. अब इसमें से एटलीस्ट 8 रुपीज कैपिटल हैज टू बी मेंटेन्ड. ये इंटरनेशनल नॉर्म है, रूल है.
कैपिटल मीन्स मनी, यानी कि 8/100 विच इज एटलीस्ट 8% कैपिटल हैज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% इंटरनेशनल है, नरसिम्हन कमेटी ने भी 8% रिकमेंड किया फर्स्ट कमेटी ने। अब सेकंड कमेटी बैठी थी 1998 में, उसने 9% रिकमेंड किया। तो इंडिया में एक्चुअली ये इंप्लीमेंटेड है कि 9%, बट 10% तो कभी कहा ही नहीं गया। तो दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, 1 and 2 इज करेक्ट, सो 1 and 2 ओनली, ए शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल बैंक। तो नरसिम्हन कमेटी 2 जो है इसने यूनिवर्सल बैंक्स का रिकमेंडेशन दिया, एंड ये जो नरसिम्हन कमेटी 1 है इसने न्यू प्राइवेट बैंक्स का रिकमेंडेशन दिया। अब व्हाट इज दिस न्यू प्राइवेट बैंक? एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 1969 में सबसे पहली बार मेनी प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है, फिर 1980 में भी नेशनलाइज किया गया है, विच मीन्स प्राइवेट बैंक्स हैव बीन मेड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब 1969 के बाद आरबीआई ने किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस नहीं दिया फॉर 25 ईयर्स। इन 1994 देयर वाज दिस आईसीआईसीआई बैंक विच गॉट द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक लाइसेंस। ठीक है, तो उससे पहले जो प्राइवेट बैंक्स थे विच डिड नॉट गेट नेशनलाइज्ड उन्हें ओल्ड प्राइवेट बैंक कह रहे हैं। अब ये जो आईसीआईसीआई है 1994 के बाद, दिस इज कॉल्ड द न्यू प्राइवेट बैंक। ओके, इसे हम न्यू प्राइवेट बैंक कह रहे हैं। और ये आईसीआईसीआई को के बाद जो भी बैंक्स एंड इवन आईसीआईसीआई दे आर कॉल्ड द न्यू प्राइवेट बैंक। तो न्यू प्राइवेट बैंक का रिकमेंडेशन भी नरसिम्हन कमेटी 1 ने दिया। 2 ने यूनिवर्सल बैंक्स का रिकमेंडेशन दिया कि भाई हमें यूनिवर्सल बैंक एस्टैब्लिश करना है, लाइक एसबीआई विच कैन सर्व ऑल द पीपल। नाउ व्हाट इज एन ऑपोजिट ऑफ यूनिवर्सल बैंक? डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर्स को केटर करते हैं, लाइक पेमेंट बैंक्स हो गया या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, सिर्फ इन्हें केटर करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पेमेंट बैंक्स केटर करते हैं ओनली द वेंडर्स, क्योंकि पेमेंट बैंक्स मीन्स व्हाट, ये स्मॉल वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक मीन्स व्हाट, दीज आर फॉर द प्रोवाइडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स। इनका जो पूरा लोन पोर्टफोलियो है वो 25 लाख से कम का होगा। 50% ऑफ द लोन्स दैट इट प्रोवाइड्स आर लेस देन 25 लाख। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स। अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स को हम मोर बैंक्स की तरह भी बुला सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफिशियल थिंग, बट हमारे याद रखने के लिए कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स का रिकमेंडेशन 2013 में नचिकेत मोर कमेटी ने दिया था। तो जस्ट टू रिमेंबर, नचिकेत मोर कमेटी gave the recommendation of the differentiated banks and universal banks का recommendation किसने दिया है? नरसिम्हन कमेटी 2 ने। ठीक है, तो पूरा हिस्ट्री मैंने बता दिया। अब मूविंग अहेड, मई 2023 एंड जून 2024 एक्सिम बैंक के डिफरेंट फंक्शंस पूछे गए। तो वेरी सिंपल है, एक्सिम बैंक इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन इंडिया। तो इंडियन एंटिटीज को वो लोन्स देता है, एंड फॉरेन जो कंपनीज है एंड गवर्नमेंट्स उनको भी लोन देता है एक्सिम बैंक, इंडिया के साथ ट्रेड करो। ठीक है, तो इन दैट वे ऑल्सो अंडर राइटिंग, यानी कि कोई शेयर्स बॉन्ड्स इश्यू कर रहा है इंडिया से कोई कंपनी, तो उस शेयर्स बॉन्ड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस तरह की चीजें भी एक्सिम बैंक बताता है। ऑल्सो इट gives guidance and help and advisory services के कैसे आप कहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो 4 फंक्शंस यहाँ पे पूछे गए, सेम क्वेश्चन इन जून एंड में। फाइनेंसिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया, मशीनरी ऑन लीज एंड हायर परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, यस। रीफाइनेंसिंग, बैंक अगर कोई एक्सपोर्टर को लोन दे रहा है तो एक्सिम बैंक इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प दोस बैंक्स ऑल्सो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये चारों ही चीजें कर रहे हैं। सो डी यहाँ पे सही जवाब है। सिमिलरली हियर वी हैव ये चारों चीजें, सो डी विल बी द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट अक्टूबर के ये क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्चुअली इज अ ग्रुप ऑफ women, we can say 20-30 women who are actually, mostly women ही होते हैं, who are actually living in a particular area only। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो रह रहे हैं, तो इसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इज इनकरेक्ट, ये चीज पूछा गया है यहाँ पर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। दिस इज एक्चुअली 10 to 20 पीपल का एक ग्रुप, और ये सारे 2 एक्टिविटीज के लिए मेनली ग्रुप बनाते हैं। एक तो सेविंग्स करने के लिए, अपना सारा थोड़ा थोड़ा पैसा जो है दे विल वो जुटाकर वो सेविंग्स करते हैं। द सेकंड थिंग इज दे कैन यूज इट फॉर डूइंग सम स्मॉल बिजनेस। ठीक है, और स्मॉल बिजनेस के लिए कई बार आपको लोन की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई नाबार्ड हैज एक्चुअली लिंक्ड दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू द बैंक्स। ठीक है, इसे हम बैंक एसएचजी बैंक लिंकेज कहते हैं।
ठीक है, तो ये लिंक कर दिया फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट वन इज सेविंग्स, आप बैंक में सेव करो, एंड स्मॉल बिजनेस करने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द बैंक। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सेटअप है। एंड नाबार्ड जो भी बैंक है जिससे लिंक किया गया है, वो बैंक अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो दैट लोन विल बी कोलेटरल फ्री, पहली बात। एंड दूसरा 100% फाइनेंसिंग नाबार्ड प्रोवाइड करता है, रीफाइनेंसिंग सॉरी। तो बैंक ने लोन दे दिया एंड नाबार्ड विल बी गिविंग लोन टू दिस बैंक, तो 100% रीफाइनेंसिंग यहाँ पर होता है। Lending to SHGs constitute part of priority sector lending of banks. Financing to SHGs by banks are refinanced up to an extent of 90% by the NABARD. Advances to SHGs are included in lending to weaker section and priority sector lending target में भी SHG को लोन अगर दे रहे हैं तो वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। एंड कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये रीफाइनेंसिंग इज 100% नॉट 90%, सो बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, ठीक है। बी यहाँ पर इनकरेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। ना यहाँ पे एसएचजी रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप्स 10 to 20 इंडिविजुअल्स का जो होमोजीनियस है विद रेस्पेक्ट टू सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मेन एम यहाँ पर है सेविंग्स हैबिट को प्रमोट करना, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, प्रिफर दैट ऑल मेंबर्स आर अबव द पॉवर्टी लाइन। तो मेंबर्स शुड बी नॉट अबव द पॉवर्टी लाइन, दे शुड बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से तो 1 and 2 ओनली, ए शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पर अगर आप देखो 1 and 2, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर फॉर प्रॉफिट, ये पूछा गया। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, आप बताइए कैसे जवाब होगा इसका। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच आर सोसाइटीज, ये नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल बेनिफिट भी मोस्टली दे आर नॉट दैट मच फॉर प्रॉफिट, कोऑपरेटिव्स जो होते हैं। नाउ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर डेफिनेटली फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो सी शुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। ऐसे ही अक्टूबर में क्वेश्चन आया था सिमिलरली, which among the following committee has been constituted to make recommendations with respect to microfinance institutions, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, नचिकेत मोर कमेटी लिखा है, तो इसने किसका रिकमेंडेशन दिया, मोर बैंक्स दैट इज डिफरेंशिएटेड बैंक्स का रिकमेंडेशन दिया है। नाउ आर.एन. मल्होत्रा कमेटी दिया हुआ है, इसने किसका रिकमेंडेशन दिया, IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर में ये IRDAI को लाने से रिलेटेड। पीजे नायक कमेटी ने किसका रिकमेंडेशन दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैंक के होते हैं उनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स। एंड वाईएच मालेगाम कमिटी एक्चुअली हैज गिवन द रिकमेंडेशन फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सो डी इज द राइट आंसर। नाबार्ड का रिकमेंडेशन किसने दिया है, शिवरामन कमिटी ने दिया है, शिवरामन कमिटी ने दिया है। एंड रेलवे बजट को अबॉलिश करने का, रेलवे बजट नहीं लाएंगे, अब एक साथ एक ही बजट आएगा, इसका बिबेक देब्रॉय कमिटी ने एक्चुअली रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। लीज फाइनेंस रिलेटेड रिकमेंडेशन किसने दिया है, भट्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है। इस तरह से कमिटीज थोड़े आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, लीज फाइनेंस से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है दहोत्रे कमेटी ने दिया है। एंड अगर हम देखें वेंचर कैपिटल रिलेटेड रिकमेंडेशन भट्ट कमेटी ने दिया है। तो ये कुछ कमेटी के नेम्स जो है आप याद रख सकते हैं। नाउ मॉड्यूल डी पे हम आ गए, ये मॉड्यूल सी था डी। अब देखिए मॉड्यूल डी में कॉल नोटिस टर्म मनी पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। अक्टूबर 2023 जून 2024 में सेम नोटिस मनी पे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नोटिस मनी मीन्स बोरोइंग और लेंडिंग, किस तरीके का, टू बोरोइंग और लेंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 7 days एंड अप टू 1 year ऑन कोलेटरलाइज्ड बेसिस। तो पहले कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी का हम देख लेते हैं क्या होता है। तो कॉल मनी इज 1 day, नोटिस मनी इज लाइक 2 to 14 days का अगर कोई लोन ले रहा है, एंड टर्म मनी इज लाइक 1 year का अगर कोई लोन ले रहा है 1 year तक का, देन दैट इज कॉल्ड द कॉल नोटिस एंड टर्म मनी। दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इसमें नोटिस मनी पे काफी बार क्वेश्चन आता है। एंड ऑल ऑफ दीज आर अनकोलेटरलाइज्ड। लेट अस से यहाँ पर हमारा एसबीआई जो ICICI कॉल करके पूछ रहा है कि आई वांट टू टेक सम मनी एज अ लोन, तो अनकोलेटरलाइज्ड वे में ये जब लोन लिया जा रहा है देन वी कॉल इट दिस, ठीक है। जहाँ पे लेंडिंग नोटिस मनी का जो हो रहा है वो किस तरीके से है, अनकोलेटरलाइज्ड एंड 2 days to 14 days के बीच है। सो सी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। 2 to 14 अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस, सो सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ मैक्सिमम टेन्योर क्या है नोटिस मनी का, सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर दे हैव आस्क्ड इन 2024। तो ये क्वेश्चन आता है मोस्टली देखा गया तो 14 days, नॉट जस्ट इन दीज 2 एग्जाम्स, बाकी जून एंड मई में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अक्टूबर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स होते क्या है, दीज आर अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर कंपनीज के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो, तो ये दोनों लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स लेकर आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लेकर आता है तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कंपनीज के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर। एंड कंपनीज के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। और लेस देन 90 डेज का जो बॉन्ड्स है उसे हम कैश मैनेजमेंट बिल कहते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम देखें, दे कैन इश्यू ओनली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कॉल्ड द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये सभी पे 6 मंथ्स का जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है 6 मंथ्स का बाद जो है उन्हें इंटरेस्ट अमाउंट प्रोवाइड होता है। लोन्स पे इंटरेस्ट अमाउंट प्रोवाइड होगा ना, गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो दे विल गिव यू इंटरेस्ट 6 मंथ्स के बाद। अब टेनोर क्या है ये ट्रेजरी बिल्स का, वो पूछा जा रहा है। ट्रेजरी बिल्स एक्चुअली 91 डे, 3 मंथ्स, 182 डे, 6 मंथ्स एंड 364 डेज 1 ईयर तक के टेनोर के होते हैं। 270 डेज का कोई भी टेनोर नहीं है। सो डी शुड बी द राइट आंसर विच इज नॉट अ टेनोर। सेम क्वेश्चन इन जून, नॉट अ टेनोर, तो आंसर यहाँ पर सी है, 274 डेज नहीं होगा। ओके, नाउ फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेन करेंसीज कौन रखता है? बैंक्स रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी होता है। इवन अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक सेबी, आरडीआई, दे आल्सो हैव सम फॉरेन मनी विद देम। तो दैट इज वाई ऑथराइज डीलर बैंक्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, आरबीआई हो गया, सबके पास ये फॉरेन करेंसी होता है। तो ऑल दिस 4 आर करेक्ट। सो 1 2 3 एंड 4 चारों ही फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। एंड फॉरेक्स मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, ये मोस्टली ओवर द काउंटर होता है। यानी कि जनरली अगर आपको कोई शेयर्स बॉन्ड्स खरीदने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये शेयर्स बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है। बट जनरली होता ये है कि फॉरेक्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम नहीं करते ट्रांजैक्शंस, वी स्किप द काउंटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड डायरेक्टली डील करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी हम करते हैं उसे हम ऑक्शन मार्केट कहते हैं। वाई? स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा ही ऑक्शन के थ्रू प्राइस डिसाइड किया जाता है, बिडिंग होती है। बट डायरेक्टली जब आप डील करेंगे इसे हम डीलर मार्केट कहते हैं या ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं, OTC, ठीक है। तो फॉरेक्स इज मोस्टली ओवर द काउंटर। अब सेकेंड थिंग है 24/7 आपको अवेलेबल रहता है। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि ऑलवेज इट इज अवेलेबल। कैसे? हमारा मार्केट तो सर 10 to 3 बंद हो जाता है, तो 3 के बाद कोई और कंट्री का मार्केट खुला होगा ना, तो वहां से आप बाई सेल कर सकते हैं। तो ऑलवेज लिक्विडिटी, प्रॉम्प्टनेस, मार्जिन, ये सब कुछ रहता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, 24/7 ऑलवेज अवेलेबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरेक्स मार्केट के। सेम थिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया जून में, ये पूछ लिया। मार्केट ऑपरेट्स एनॉर्मस मनी सप्लाई, एब्सोल्यूट फ्रीडम इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ पोजीशन। यस, इट इज वेरी लिक्विड एंड ओपनिंग क्लोजिंग ईजी है। 24 आवर वर्क शेड्यूल है, सही है। ट्रेडिशनली कोई सर्विस चार्जेस खास नहीं होते। तो बिड एंड आस्क रेट्स, यानी कि आपने खरीदा 10 रुपीज़ में एंड सेल कर दिया 12 रुपीज़ में, तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो नॉट मच मार्जिन या कमीशन इज आस्क्ड फॉर। एंड इस तरीके से कमाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द कैरेक्टरिस्टिक। डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ओके, नाउ मूविंग टू दिस अनदर क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 एंड जून 2024 में क्वेश्चन आ गया था रिलेटेड टू द अल्टरनेट रेफरेंस रेट। जैसे इंडिया में अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इट इज लिंक्ड टू द रेपो रेट, इजंट इट? बट इन अदर, द इंटरनेशनल एक रेट था विच इज कॉल्ड द लिबोर। इससे हम मोस्ट ऑफ द रेट्स को लिंक करते थे, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। बट ये मैनिपुलेट होने लगा, ऐसा देखा गया कि इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को। देन वी स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम दैट एंड वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, ठीक है। तो लिबोर हटाकर कुछ और हम अल्टरनेट रेट को रेफर करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज सजेस्टेड डिफरेंट रेट्स, लाइक SOFR यूएसए ने सजेस्ट किया, सोनिया यूके ने सजेस्ट किया, टोफिया तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ESTR सजेस्टेड बाय EU, सारोन ये सजेस्ट किया गया है बाय स्विट्जरलैंड, एंड टोनार सजेस्ट किया गया है टोक्यो का ये है ओवरनाइट रेट। तो दिस हैज बीन सजेस्टेड बाय जापान। ओके, तो ये सारे इंटरेस्ट रेट्स है। तो विच ऑफ दीज इज सजेस्टेड बाय USA, ये पूछा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज A। विच अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेट रेट सजेस्टेड बाय UK पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज सोनिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, किसने क्या सजेस्ट किया है एज अ अल्टरनेट रेट, ठीक है। अब 2023 अक्टूबर में ये क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉल एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो व्हेनेवर वी आर बाइंग समथिंग, लेट्स से आपको डॉलर्स खरीदने हैं, आज का रेट 85 है, आपने 3 मंथ्स के बाद डॉलर खरीदना है, तो यू हैव फिक्स्ड द रेट ऑफ 90 रुपीज। यू डायरेक्टली विद सम डेविड यू हैव फिक्स्ड दिस
कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। 3 मंथ्स के बाद मुझे बाय करना है, रेट ये है, ठीक है। अब लेट्स से मार्केट में रेट क्या है, $1 के ऊपर 87 हो गया, तो यू नाउ डू नॉट वांट टू बाय दिस फ्रॉम डेविड, मार्केट से खरीदना, तो यू हैव एन ऑप्शन, आप ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके कॉल ऑप्शन अपना यूज कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को यूज करेंगे, इधर यू विल बाय फ्रॉम डेविड और यू विल बाय फ्रॉम द मार्केट, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो ऐसे में आपको एक राइट मिल जाता है। पहले क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब 90 में ही खरीदना है, दैट इज फॉरवर्ड। बट अगर आपको राइट मिल जाता है यूजिंग द कॉल ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन बाइंग रिलेटेड। अब लेट्स से मार्केट में कॉस्ट 90 का डील तो कर लिया, मार्केट में कॉस्ट 95 हो गया इसका, तो डेविड को मार्केट में सेल करने में प्रॉफिट होगा, सो ही विल आल्सो बाय एन ऑप्शन कॉल्ड अ पुट ऑप्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन यूज करके वो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड ऑप्शन राइट ले लेता है, ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन अब नहीं रहा, यहाँ से खरीदो या मार्केट, यहाँ सेल करो या मार्केट में सेल करो, इट इज हिज विश, ऐसा। तो दैट इज अ कॉल एंड पुट ऑप्शन। अब यहाँ क्या दिया हुआ, इनकरेक्ट इज अ राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय मिलता है, यस। पुट ऑप्शन में राइट टू सेल मिलता है, यस। कॉल ऑप्शन में ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑप्शन राइटर, तो पर्सन जिसने ये पर्टिकुलर ऑप्शन खरीदा है उसे ऑप्शन बायर, ऑप्शन होल्डर कहा जाता है। डेविड ने अगर ऑप्शन सेल किया है, दैट इज द ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर, ठीक है। ऑप्शन राइटर को ऑब्लिगेशन है टू सेल एंड अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस। कॉल ऑप्शन में सेलिंग का ऑब्लिगेशन रहता है, बिकॉज उसने तो, सेलर ने तो ऑप्शन नहीं लिया है, तो वो कंपल्सरली सेल करना पड़ेगा अगर उसने किया। पुट ऑप्शन ऑब्लिगेशन होता है बायर टू बाय एन अंडरलाइंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पुट ऑप्शन इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑप्शन बायर टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में सेलिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन राइट मिल जाता है, तो बायर, जो ऑप्शन बायर है उसे बाइंग रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, तो पुट ऑप्शन इज फॉर सेलिंग, तो ये डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। A dash is a contract which gives buyer the right but not the obligation to buy or sell specified quantity of underlying assets specific strike price पे, तो the correct answer is A, option A यहाँ पर सही जवाब होगा। Now 2023 में क्वेश्चन, which among the following statement is correct with respect to trades? ट्रेड में फैक्टरिंग के थ्रू, फैक्टरिंग इज अ प्रोसेस, ये देखिए ट्रेड्स में एमएसएमई का थोड़ा इश्यू होता है, उसने काफ़ी सारे जो गुड्स वगैरह है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड कंपनीज को दे दिए होते हैं, बट उसमें पेमेंट्स नहीं मिलता है इसको टाइम पे, तो डिलेड पेमेंट्स के जो बिल्स है वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है एमएसएमई, और अपलोड करने के बाद उसे फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेटर से 100 रुपीज़ का बिल है, इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 50, 30, 20 ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद द बैंक्स विल बी बिडिंग ऑन दीज यूनिट्स, ठीक है। बैंक्स ये बिडिंग करेंगे, और ये बिडिंग करने के बाद इस पर जो भी प्राइस आ रहा है, लाइक 45 आ रहा है, इस पे लेट्स से 29 रुपीज़ कोई दे रहा है, इस पे 19 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये सारा प्राइस एक्सेप्ट करके डिस्काउंटेड वे में मनी एमएसएमई को दे दिया जाता है। अभी एमएसएमई ये मनी ले लेता है एंड फाइनल पेमेंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनको, ये जो फाइनेंसर्स है बैंक एंड एनबीएफसी फाइनेंसर्स को फाइनल पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे फैक्टरिंग का प्रोसेस चलता है। अगर बायर ने खुद ही ये बिल अपलोड किया, सॉरी जो सेलर है उसने खुद ही, एमएसएमई सेलर ने बिल अपलोड किया, दैट इज फैक्टरिंग। बट इफ द बायर अपलोड्स द बिल, कई बार ऐसा होता है कि एमएसएमई को पता नहीं है ट्रेड्स के बारे में, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंपनी इस बिल को अपलोड करते हैं ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, तो देन इट इज कॉल्ड रिवर्स फैक्टरिंग, ठीक है। ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड अंडर ट्रेडसर विदाउट रिकोर्स टू द एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में से बीच में निकल कर आ सकते हैं, ओके, और विथ रिकोर्स टू द एमएसएमईज, ठीक है। एमएसएमईज तो निकल आ सकते हैं, बट बैंक्स जो है वो बीच में नहीं निकल आ सकते, बैंक बीच में नहीं कह सकते एमएसएमई मेरा पैसा वापस करो, तो दिस इज विदाउट रिकोर्स। एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक्स का ये जो प्रोसेस है उसे विदाउट रिकोर्स रखा है, बोथ विथ एंड विदाउट रिकोर्स नहीं है, विदाउट रिकोर्स होता है, सो ए इज द राइट आंसर। ट्रेड्स रिलेटेड मोर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर एलिजिबल पार्टिसिपेंट, ठीक है। एमएसएमई सेलर्स है, कॉर्पोरेट बायर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक, फाइनेंशियल, सारे पार्टिसिपेंट्स है, सो ऑल ऑफ द अबव, डी वुड बी द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, अक्टूबर एंड जून में 2 बार ये पूछा गया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिलेटेड, तो कई क्वेश्चन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर पे आ जाते हैं। तो जनरली आप अगर डिपॉजिट करते हो तो करंट अकाउंट्स में 0% इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट में 1 to 2% इंटरेस्ट, ठीक है। एफडी आरडी में 6 to 7-8% इंटरेस्ट, बट इससे ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप पैसा डाल सकते हैं, बट द कैच इज कि आपका पैसा 5 मंथ्स के लिए जो है
सॉरी आपका पैसा लॉक इन हो जाता है एंड मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन पुट इन इज 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको लेट से 100 रुपीज का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप 80 या 90 डिस्काउंटेड अमाउंट पे इसे खरीदते हैं। ये चीज़ है, कैच है कि 5 लाख रुपीज मिनिमम अमाउंट एंड उसके मल्टीपल्स आपको डालने होते हैं। इट इज इशूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। यस, ठीक है, इशूड एट डिस्काउंटेड, इट इज इशूड एट डिस्काउंटेड एंड पार वैल्यू पे इसे रिडीम किया जाता है फाइनली। इशूड एट पार वैल्यू, रिडीम्ड एट डिस्काउंट, इशूड पार एंड प्रीमियम वैल्यू पे ये होता है पार वैल्यू एंड रिडीम्ड एट सेम वैल्यू। तो ये सारा नहीं है, डिस्काउंटेड यानी कि इशू किया जाता है 80 पे डिस्काउंटेड वैल्यू एंड रिडीम्ड यानी कि फाइनली आपको 100 रुपीज मिलता है। दैट दिस डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। अब ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज करेक्ट, इट कैन नॉट बी इशूड बाय रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक्स ने इशू कर सकते हैं but all others can do। तो रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन डू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट से डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिडीम्ड एट पार। ये तो सही है एंड इनका टाइम पीरियड 7 days to 1 year होता है। यस, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का बाईबैक पीरियड भी होता है, यानी कि यू कैन जस्ट रिटर्न द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 days के अंदर अंदर रिटर्न पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर ओनली 2 and 3 है करेक्ट, सो बी शुड बी द राइट आंसर। ए तो सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे कैन इशू बट कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नॉट इशू। नाउ यू हैव द क्वेश्चन ऑन दिस कमर्शियल पेपर। आई टोल्ड यू शॉर्ट टर्म के लिए जो कंपनीज हैं वो बॉन्ड्स इशू करते हैं उसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। अब ये कमर्शियल पेपर जो इशू किया जा रहा है, दिस इज इशूड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 7 days से लेके टिल 1 year एंड इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू दिस एटलीस्ट 4 करोड़ का उनका नेटवर्थ होना चाहिए। साथ के साथ कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एटलीस्ट A3 मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। इसमें बायबैक पीरियड आपको 30 days का मिल रहा है। ओके, 30 days में यू कैन रिटर्न दिस टू द सेम कंपनी एंड ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो इशूड इन द फॉर्म ऑफ दैश इज अनसिक्योर्ड money market instrument issued in the form of promissory note by private companies, mainly the commercial paper। then which among the following is correct statements पूछा, हमेशा एग्जाम में करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है वो देख लीजिएगा। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट सही है। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A2 रिक्वायर्ड है, नहीं, A3 इज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग। A2 A1 इशू कर सकते हैं बट A3 इज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड। एलिजिबल इशूअर्स जिनका इशू 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, तो किसी ने अगर 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा पैसा उठाना है मार्केट से कमर्शियल पेपर इशू करके, तो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से दे हैव टू एक्चुअली टेक द क्रेडिट रेटिंग एंड कंफर्म दिस थिंग। तो यहाँ पे इशुएंस फ्रॉम एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, 1 and 3 ओनली, सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट मई एंड जून में ये क्वेश्चन आया है ट्राई पार्टी रेपो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो रेपो कॉन्ट्रैक्ट जनरली वी नो आरबीआई से जो बैंक्स लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद दे कीप सम कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब लोन लेने के बाद व्हेन दे रिटर्न दिस मनी दे रिटर्न इट एट सम इंटरेस्ट रेट। अब अगर हम रेपो का इंटरेस्ट रेट कितना है प्रेजेंटली जो भी है आपको देख लेना होगा। प्रेजेंटली अगर 6% है, अभी तो 6% है, तो ऐसे केस में 6% पे लोन दिया जा रहा है। अब लोन का पैसा वापस करते ही आरबीआई विल रिटर्न दिस कोलेटरल, तो ये वो रेपो हो गया, रीपरचेस, तो रेपो कॉन्ट्रैक्ट। अब रेपो आरबीआई बैंक के बीच, लेट्स से बैंक और बैंक के बीच हो रहा है, ये भी वैलिड है, दिस कैन ऑल्सो हैपन। तो इसमें 3 कंफ्यूजन्स होते हैं। एक तो कि कोलेटरल क्या सिलेक्ट करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सब है। इसके अलावा पेमेंट जो किया जा रहा है उसका सेटलमेंट कैसे होगा। तीसरी चीज जो यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह है उनका किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कस्टोडियन कौन बनेगा, यानी कि ये जो सिक्योरिटीज है उनको मैनेज कैसे करेंगे, ये चीजें हैं। तो ये 3 कंफ्यूजन्स होते हैं, इनको दूर करने के लिए वी कॉल वन एजेंट। ठीक है, बीच में थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्राई पार्टी रेपो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे ट्राई पार्टी एजेंट कहते हैं। एजेंट को हम बुलाते हैं कि भाई ये सब चीजों से रिलेटेड हमें हेल्प कर दो। तो उसके फंक्शंस या सर्विसेज क्या है ये पूछा हुआ है, कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट सेटलमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट। तो सेम क्वेश्चन हियर आल्सो, सो सी 1, 2 and 3, यहाँ पर डी ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। ये तीनों जो है उसके फंक्शंस हैं। और ये एजेंट के बारे में कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें तो वी कैन वेरी क्लियरली से कि जो ट्राई पार्टी एजेंट है ये इसको एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीस जो है नेटवर्थ इसका होना चाहिए। इंडिया में खाली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बन सकते हैं ये एजेंट। एंड 2 एजेंट्स इंडिया में अभी स्पेसिफिकली प्रेजेंट है, एनएससी एंड सीसीआईएल।
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस आर द 2 एजेंट्स प्रेजेंटली वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अब वेंचर कैपिटल रिलेटेड 2023 का क्वेश्चन, जनरली डैश अपॉर्चुनिटीज। तो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो अगर किसी स्टार्टअप टाइप का कंपनी जिसके पास एक आइडिया है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ वेंचर कैपिटल। इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दिया था, इसी सेशन में मैंने आपको बताया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्टअप कंपनी काफी हाई रिस्क है इसमें, तो हाई रिटर्न भी एक्सपेक्टेड है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ये होता है। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न, डी इज द राइट आंसर। वेंचर कैपिटल 2 तरीके से ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एक तो या तो लोन दिया जाएगा, या तो दूसरा ये कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है, ऐसे इतना मैच्योर है कि शेयर्स इशू कर सकती है, तो शेयर्स में जो है ये इन्वेस्टमेंट जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्टार्टअप कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में है, या फिर नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज में है, या फिर गोल्ड फाइनेंसिंग के एक्टिविटीज में है, ऐसे केस में द स्टार्टअप कंपनी कैन नॉट बी गेटिंग एनी लोन, ठीक है। तो इसको ये वेंचर कैपिटल का फाइनेंसिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेबी विथ रिस्पेक्ट टू वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। नाउ वेंचर कैपिटल प्रोवाइडेड टू एंटिटीज इन इंडिया फॉर विच अमंग द फॉलोइंग, किन एंटिटीज को मिलता है फॉर विच पर्टिकुलर एक्टिविटीज। स्मॉल बिजनेसेस को तो मिल जाएगा, बट रियल एस्टेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए आपको वेंचर कैपिटल के जो मनी है वो नहीं मिलेगा। 2, 3 एंड 4, सी इज द राइट आंसर एज आई टोल्ड यू। नाउ नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड रिलेटेड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उन्हें शायद आइडिया ना हो, ठीक है, कि कैसे इन्वेस्ट करना है, सो दे विल बी गिविंग द मनी टू म्यूचुअल फंड। ऐसे मनी पूल होता है, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट जिसमें पूरा मनी पूल हो रहा है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपका मनी को इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी का बॉन्ड्स में, किसी का शेयर्स में, ऐसे करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड ये है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट आया फिर बांट दिया वापस इन लोगों को, दैट इज अ म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स है, लेट अस सी सम टाइप्स। इंडेक्स फंड, यानी कि ये किसी एक कौन से कंपनी में कहाँ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है ना पोर्टफोलियो, और ये पोर्टफोलियो जो बनाया गया है वो पोर्टफोलियो इज एक्चुअली ऑफ एक इंडेक्स में जो डिफरेंट कंपनीज आपको देखने को मिल रहे हो, उस इंडेक्स में जो कंपनीज, उन सभी कंपनीज के ग्रुप को ही हम कहते हैं इंडेक्स फंड। तो वो सारे कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा जैसे सेंसेक्स है उसमें कई सारे टॉप कंपनीज हैं, तो टॉप 10 को चुन लिया, उन्हीं कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो टॉप 10 चेंज होते रहते हैं एंड यू विल कीप मूविंग योर इन्वेस्टमेंट। तो इंडेक्स फंड। लिक्विड फंड इज आप बहुत ही कम टाइम के लिए बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ELSS इसकी 3 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड जैसा आप ELSS में सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक म्यूचुअल फंड जिसने डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है अपना पैसा यूनिट्स में, और जिसने फर्दर किसी इन्वेस्टमेंट्स में डाला हुआ पैसा, दैट इज कॉल्ड द फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, ऐसा। तो इंडेक्स फंड यहाँ पर अगर आप देखो 95% ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, आपका पैसा पर्टिकुलर इंडेक्स में जा रहा है, तो 1 इज मैच टू 3। 2 लिक्विड फंड, यहाँ पर आपका डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में 91 डेज तक का जो है ये पैसा, कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल रहे हैं, तो लिक्विड फंड कहते हैं। ELSS में आपका जो पैसा है लॉक इन हो जाता है 3 ईयर्स के लिए, तो 3 इज मैच टू 1, ठीक है, 2 to 4, 3 to 1 एंड 4 इज मैच टू 2। 95% अंडरलाइंग फंड्स में आपका पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ए। कैटेगरीज को मैच करना 2 मार्क का क्वेश्चन, तो यू कैन डू दिस। द फंड्स विच हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी इज मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब अगर कब आप एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फंड, म्यूचुअल फंड में से, उसके बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशंस है। एक तो ओपन जो एंडेड फंड्स है, इसमें होता है कि यू कैन एंटर एट एनी टाइम एंड एग्जिट एट एनी टाइम, कोई मैच्योरिटी डेट इसकी नहीं होती है फंड्स की, ठीक है, कभी भी आपके हिसाब से एंटर एग्जिट करो। एंड क्लोज्ड फंड है जिसमें एक मैच्योरिटी डेट होता है एंड उस मैच्योरिटी डेट तक, डेट से 3 मंथ्स का है, तो लास्ट में आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये क्लोज्ड है कि एक बार एंटर करके फिर उसके बाद नहीं। अब तीसरी चीज है इंटरवल फंड्स। तो इंटरवल फंड्स में आपको क्लोज्ड ही होता है, लेकिन बीच बीच इंटरवल्स में आपको अलाउ किया जाता है। 2 डेज का इंटरवल्स होते हैं एंड ये 2 डेज के इंटरवल्स के बीच में 15 डेज का गैप होता है, ठीक है, तो दैट इज अ इंटरवल फंड। क्लोज एंडेड फंड यहाँ पर अगर हम देखें, दैट इज वेयर देर इज अ फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट, ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दिए, इंडेक्स फंड पहले ही बता दिया। ये सारे एग्जाम में आया। अब अक्टूबर 2023 एंड जून 2024 के क्वेश्चन है। द लाइफ कवर अंडर द प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना
ये कितना है, ये चीज पूछी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना इज एक्चुअली अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का है विच इज प्रोवाइडेड। एंड इसमें अगर आप देखो कितना टाइम पीरियड के लिए आप कह सकते हैं कि जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 to 50 ईयर्स तक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंड 55 ईयर्स का किसी का एज हो जाएगा तो ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो इससे पहले अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम पे ये पॉलिसी है, हाउ मच अमाउंट दे विल बी गेटिंग, दैट इज द क्वेश्चन। तो 2 लाख रुपीज बिकॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज यू विल बी गेटिंग दिस अमाउंट। देन जून 2024 में प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना पे क्वेश्चन आया था सिमिलर काइंड ऑफ। तो सुरक्षा बीमा योजना में आप एंटर कर सकते हैं 18 to 70 ईयर्स के टाइम पीरियड में। एंड सुरक्षा बीमा योजना से एक्सीडेंट रिलेटेड होता है मेनली। अगर एक्सीडेंट हो गया एंड पार्शियल आपका जो है बॉडी में डैमेज हुआ है, 1 हैंड 1 लेग या 1 आई, देन द पर्सन विल बी गेटिंग 1 लाख रुपीज एज द पॉलिसी अमाउंट। एंड इफ दैट पर्सन इज कोई डेथ हो जाती है या फिर फुल इम्पेयरमेंट होता है बॉडी में, 2 हैंड्स 2 लेग्स 2 आइज दोनों का ही, तो ऐसे केस में उस पर्सन को 2 लाख रुपीज मिलेगा। एंड द डेथ हैज टू बी ड्यू टू अ वैलिड रीजन, ठीक है। सुसाइड, अल्कोहल या फिर ड्रग्स से रिलेटेड डेथ है तो कुछ भी पैसा नहीं मिलता। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 to 70 ईयर्स तक एंटर एग्जिट कर सकते हैं, तो ए शुड बी द राइट आंसर। नाउ इफ आई आस्क यू अटल पेंशन योजना में कितना टाइम पीरियड, कितना एज लिमिट के अंदर आप एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं, प्लीज देखिए, बुक में देखिए एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितना टाइम पीरियड है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नैपफिड, ये पूछा जा रहा है। नैपफिड पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नैपफिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए एक बैंक टाइप का है। तो इट इज एक्चुअली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स देता है एंड उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाता है। जनरली बैंक्स के पास उतना रूम नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म लोन्स देके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद दिस नैपफिड कि लॉन्ग टर्म लोन्स भाई अब नैपफिड देगा। नैपफिड इज गिविंग दिस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए नैपफिड को इनिशियल पेड अप कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें अभी तो 100% स्टेक होल्डिंग है, बट ये 26% को रिड्यूस करेगा। नैपफिड को ये पैसे आते कहाँ है? इट कैन टेक लोन्स इंडियन एंटिटीज लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस वगैरह से, कंपनी से ये लोन्स ले सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई से। ऑल्सो फॉरेन एंटिटीज, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से भी ये लोन ले सकता है। अब लोन पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर इसने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा। इसी तरीके से गारंटीज के अलावा अगर कोई एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया हुआ तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के जो इश्यूज है वो भी मैनेज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नैपफिड कोई भी पैसा पब्लिक से डायरेक्टली नहीं लेता है, ठीक है, इट डज नॉट टेक एनी पब्लिक डिपॉजिट्स। नैपफिड हैज ओनली डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो डेवलपमेंटल मतलब खाली फाइनेंस करना यही काम है, नैपफिड के कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। इट ऑल्सो वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स भी, ओनली डेवलपमेंटल इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ, ए इज द राइट आंसर। डज नॉट टेक डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, यस। गवर्नमेंट को होल्डिंग 100% है, 26 तक रिड्यूस करेंगे, यस। कॉर्पोरेट बॉडी ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपीस का इसका है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड नैपफिड का क्वेश्चन कि शेयर्स कौन कौन बाय कर सकता है इसके नैपफिड के, तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये सभी बाय कर सकते हैं। सो 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट आंसर। सॉवरेन वेल्थ फंड्स आर दोज फंड्स क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट्स जो एक्चुअली शेयर्स वगैरह बाय करते हैं। नो वन मोर क्वेश्चन, मर्चेंट बैंक पे ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ मर्चेंट बैंक। जनरली बैंक्स क्या करते हैं, बैंक को जब आप देखो तो देयर इज सम डिपॉजिट एंड सम लोन दैट इज गिवन आउट, ओके। तो दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ द बैंक, एसेट रिलेटेड इनका जो है फंक्शनिंग होता है। बट वेन एवर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या कंपनी वॉन्ट्स टू इशू सम शेयर्स या बॉन्ड्स, देन मर्चेंट बैंक कम्स इन टू पिक्चर because this company has to actually coordinate with the stock exchange over which the shares are being issued. इसे coordinate करना होगा with SEBI, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ऑल्सो इंटरनली देखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर कितना वैल्यू होगा ईच शेयर का, किस टाइमिंग पे, कैसे मार्केटिंग करे, ये सारे एक्टिविटीज़ है। तो ये मैनेजमेंट करने का काम हमारे मर्चेंट बैंक का है। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द मर्चेंट बैंक। एंड मर्चेंट बैंक के 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 4 से स्टार्ट करते हैं, 3, 2 एंड 1।
कैटेगरी 4 वाले जो है एडवाइजिंग एंड कंसल्टेंसी के सर्विसेज देते हैं कि बस एडवाइस देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो। कैटेगरी 3 अंडर राइटिंग एडवाइजिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। अंडर राइटिंग मीन्स दे विल बी ऑल्सो हेल्पिंग यू कि शेयर्स का कैसा आगे जाकर होगा, एक अच्छा रिव्यू दे देना शेयर्स का तो पीपल विल बाय। देन कैटेगरी 2 जो है को मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग एडवाइजिंग कंसल्टेंसी सब चीज से रिलेटेड हेल्प करते हैं। एंड को मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, को मैनेजमेंट इज हाईएस्ट जो मैनेजर है कैटेगरी 1 का उसको हेल्प करना। पोर्टफोलियोज आपके सारे शेयर्स बॉन्ड जो आपने इशू किए उन सबको मैनेज। अब ये जो कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंकर है, इशू मैनेजमेंट सबसे मेन मैनेजर है। ऑल्सो डज द को मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग एडवाइजरी कंसल्टेंसी, सारा एक्टिविटीज कैटेगरी 1 कर रहा है। तो एसेंशियली सबसे हाईएस्ट जो है कैटेगरी 1 यहाँ पर सारा एक्टिविटीज करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल, तो दे हेल्प द corporates and high net worth individuals to issue the security. So B is the right answer. As per SEBI, कौन एक्ट कर सकता है एज अंडर राइटिंग एडवाइजर एंड कंसल्टेंट, ठीक है। अंडर राइटिंग एडवाइजर एंड कंसल्टेंट के फॉर्म में थर्ड जो कैटेगरी वाले हैं दे कैन एक्ट। तो सी थर्ड मर्चेंट बैंकर इज राइट आंसर। ना मर्चेंट बैंकर कई बार डिबेंचर ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है एंड वो भी 18 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड का डिबेंचर है, टेनोर का है, ऐसे केस में इस डिबेंचर के ऊपर जो फंड फ्लो है उसकी निगरानी रखने के लिए एक ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द ट्रस्टी मर्चेंट बैंक डायरेक्टली तो नहीं बनता, इट एस्टैब्लिशेस अ ट्रस्ट अंडर इटसेल्फ एंड उससे ट्रस्टी बनाया जाता है कि फंड सही से जा रहे हैं या नहीं। कितना मंथ से ज़्यादा, 18 मंथ्स। एंड ऑल्सो इफ एनी इशू अगर किया जा रहा है और मार्केट से 500 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट उठा रहे हैं तो यू नीड अ मॉनिटरिंग एजेंसी। सो मर्चेंट बैंक एक मॉनिटरिंग एजेंसी भी बन सकता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन सी। देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम जो एक पेंशन बेस्ड स्कीम है, इसका बार बार क्वेश्चन आता है पीपीएफ में लॉक इन पीरियड कितना। आप अगर इसमें पैसे डालोगे तो व्हाट विल बी द लॉक इन पीरियड, देयर विल बी 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड। और ये पीपीएफ जो है नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव है। मई एंड जून में इसके क्वेश्चंस आए थे। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन ऑन ट्रैक जो है फिलहाल नहीं है बट यू वांट टू ब्रिंग योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक, देन यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे वेबसाइट पे रीच करके जेआईबी के जो कोर्सेज है इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेआईबी का वी हैव बेसिकली नाउ अभी 2025 के मई के लिए वी हैव दिस कोर्सेज ऑफ कैप्सूल कोर्स, जहाँ पर आपको चारों कंपोनेंट्स के जो ईच एंड एवरी मॉड्यूल है, ईच मॉड्यूल का एक एक फुल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जस्ट वॉच वन वीडियो, कंप्लीट मॉड्यूल आपका कवर हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो 2x पे आप देख भी सकते हैं, इजीली यू कैन कवर दिस। एंड इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द सुपर क्रैश कोर्स जिसके बैचेस अभी चल रहे हैं। ओके, सुपर क्रैश कोर्स बैच 4 यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर। ये बैच 4 में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। इसके क्लासेस अभी चल रहे हैं, सो प्लीज गो अहेड। अगर आप आई एंड आईएफएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस लास्ट मिनट का आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम 3 एग्जाम्स बाकी हैं, उसमें भी लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर आई एंड आईएफएस का जो टाइम पीरियड है, बेस्ट यूटिलाइजेशन वुड बी कि आप किसी ना किसी इस तरह के कोर्स या गाइडेंस में एनरोल करें सो दैट आप मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइम जो है एकदम यूटिलाइज करके आराम से रिविजन कर पाए ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व, प्रीवियस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। Right, so these were the things, and if you have any other query you can always call us on this number 8146207241 या फिर आप hello@edutab.co.in पर मेल भी कर सकते हैं। In this last period of time keep your confidence high, अच्छा करेंगे आप, डो नॉट वरी। ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे, इसी तरीके से सारे रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जाम विल बी ब्रिंगिंग आउट टू यू। Keep your confidence high, pump up yourself, do not be with negative influences and all। इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो 50% आपका जो काम है वो क्लियर वैसे ही हो जाता है। बाकी काम होता है कि पढ़ाई कितनी की, क्या किया, इस चीज़ों से रिलेटेड आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए दिस टाइम। और रिजल्ट हमारा हाथ में नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। जिसने 4 महीने या 4 साल भी पढ़ रखा है उसके हाथ में भी रिजल्ट नहीं है। तो प्लीज़ डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एफर्ट 110%, and then
ऑब्वियसली सही सिंसियर होता है तो मोस्टली रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो कीप कॉन्फिडेंस हाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।